स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। बार एसोसिएशन ये एक ऐसा नाम है जो जम्मू कश्मीर के इतिहास में जब भी कोई बड़ी घटना होती है, कोई डेवलपमेंट होती है, कुछ भी रहता है, बार का इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। एक सेगमेंट ऐसा है, एक क्लास ऐसी है, एक सोसाइटी ऐसी है जिसका हमेशा एग्जिस्टेंस रहता है, वो मैटर करता है। जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट के चुनाव होने जा रहे हैं, कुछ देर में हो जाएंगे। क्या बदलाव होने चाहिए? क्योंकि कल रात को हमने देखा कि एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ। सीनियर एडवोकेट सुरेंद्र कौर पर जानलेवा हमला हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण था। और भी काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ये सोसाइटी जो है ये देखती है और बड़े अच्छे तरीके से इसको हैंडल करते हैं। लेकिन ज़रूरत है एक ऐसे लीडर की, एक ऐसे प्रेसिडेंट की जो अच्छे से इनको संभाल सके और इनकी जो पावर है, जो माइंडसेट है, जो सोच है, उसको आगे लाया जा सके। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं सीनियर एडवोकेट मोहिंदर कुमार बरदवा साहब। बरदवा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी J&K बार एसोसिएशन प्रेसिडेंटशिप के लिए चुनाव होने जा रहे हैं, आप उनमें से एक कंटेस्टेंट भी हैं। आपको क्यों वोट दिया जाए? आपकी सोसाइटी क्यों आपको वोट दे? क्या आपके माइंड में है? क्या आप करना चाहते हो? देखिए रविंद्र जी, मेरी 41 ईयर्स प्रैक्टिस है और मैं अपने इस प्रोफेशनल कैरियर में 41 ईयर्स में बार का जनरल सेक्रेटरी रहा। 1999 में मैं बार का प्रेसिडेंट रहा। तब हमारा टेन्योर 1 साल का होता था और उस पीरियड में जो बार मैंने रन की है, जो मेरा वो वाला 1 साल का टेन्योर रहा है, जो लोग उस समय प्रोफेशन में थे, हमारे से जो बड़े सीनियर लोग थे, आज वो यहाँ नहीं रहे हैं इस संसार में, मुझे याद है कि बार में कोई भी बेइंसाफ़ी की बात होती थी तो बार यूनाइट होके जस्टिस डिमांड करती थी। चाहे वो इशू किसी वकील को कंसर्न करता हो, चाहे वो इशू हमारी सोसाइटी में बेइंसाफ़ी का हो, बेइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ लड़ाई जो है पूरे ज़ोरों शोर के साथ हमारी बार एसोसिएशन करती है। 99 के बाद मैंने 13 ईयर्स ऑलमोस्ट हो गए, तो 2012 में लंबा पीरियड गैप दे करके मैंने सेकंड टाइम इलेक्शन लड़ी। तो जो लोग मेरे संपर्क में उस पीरियड में आए, कुछ लोगों ने मुझे 99 से 2000 के टेन्योर में देखा था एज प्रेसिडेंट। फिर लोगों ने मुझे 2012 में जब मैं दोबारा प्रेसिडेंट बना, 12 से लेकर 14 तक मेरे संपर्क में रहे। दोनों जो मेरे टेन्योर्स हैं, वो टेन्योर्स के बारे में आप किसी भी सीनियर मेंबर से जिन्होंने मुझे एज प्रेसिडेंट देखा है, आप बात कर लीजिए, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि हमारी बार यूनाइटेडली हर एक इशू पे, मैंने आगे भी कहा, जहां बेइंसाफ़ी होती है इंसाफ के लिए बीड़ा उठाती है और इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ती है। जो बेइंसाफ़ी हमारे साथ पहले हुई, हमें 2 बार मेरे टेन्योर्स में बार बार हमें मौका मिला, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी बात करनी होती थी हमें अपने बार एसोसिएशन के इश्यूज़ के लिए, तो बार यूनाइटेडली, चाहे उस समय चीफ मिनिस्टर रहे होंगे, चाहे कभी गवर्नर रूल रहा होगा, तो हम उनके नोटिस में ये बातें लाते थे और उनकी इंटरवेंशन से, बार की इंटरवेंशन से हमारे इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाते थे। लेकिन मोहिंदर जी, अब सवाल यहाँ पे ये है कि 2014 के बाद आपने कंटेस्ट नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्या लगा आपको? आपने क्यों कंटेस्ट नहीं किया? और आज 2021 में आप फिर क्यों कंटेस्ट करने जा रहे हो? वो क्या है? देखिए रविंद्र जी, मेरा ज़ाती ये मानना है कि इलेक्शंस में बार बार नहीं उठना चाहिए। इलेक्शन में जब आपको एक बार अपॉर्चुनिटी मिलती है, अब अच्छे ढंग से जितनी भी आप में कैपेसिटी है, अपनी अच्छी कैपेसिटी के साथ डिलीवर करना चाहिए। 99 से 2000 के बीच में 1 साल का एक शॉर्ट टेन्योर था, उसमें मैं जो मैक्सिमम बेस्ट पॉसिबल था वो मैं कर पाया। रिफॉर्म्स बार के अंदर हो सकते थे, अच्छी फैसिलिटीज़ लॉयर्स को मिल जाएं, वो मैंने उस समय भी किया, नेक्स्ट टेन्योर में भी किया। रिसेंटली आप कोविड हमारे पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर इसका जो एक सीवियर इफ़ेक्ट हुआ है,
उसको देखते हुए हमारी बार आज इतनी नीचे चली गई है। हमारे जो मेंबर्स हैं बार के, वो इकोनॉमिकली इतने हिट हो चुके हैं। उसका मेन रीज़न ये हुआ, एक तो यूटी बनने के बाद हमारा जो रजिस्ट्रेशन वर्क था, बड़ा इम्पॉर्टेंट एक इशू है। तो लैंड की खरीद फरोख्त होती है। हाँ, नहीं, हाँ, उसकी वो जो डॉक्यूमेंटेशन है उसकी रजिस्ट्रेशन होती है। हाँ। लैंड की हो गई, कोई पावर ऑफ टर्निंग वो रजिस्ट्रार को दे दिया। यस। पहले ये होता था सारी पावर्स एक कॉम्प्लेक्स। क्या फर्क पड़ा उससे देखिए क्या फर्क पड़ा कि बहुत से वकला साहिबान ऐसे हैं हमारी बार में, मैं कहूँगा कि 50% से ज़्यादा होंगे जो रजिस्ट्रेशन वर्क जो है उस पर मेनली डिपेंडेंट होते हैं। और वो लोग अगर कोर्ट प्रीमिसेस में काम हो तो सुबह 10 बजे आए, डॉक्यूमेंट सब रजिस्ट्रार के पास ले गए, डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन करवाई और फ्री हो गए। आज वो ये हुआ कि वो वाला काम चला गया रेवेन्यू जो ऑफिसर्स हैं। रेवेन्यू ऑफिसर्स आज की डेट में सब रजिस्ट्रार्स हैं, रजिस्ट्रार है और रजिस्ट्रार जनरल भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है। और रेवेन्यू ऑफिस में वकीलों को यहाँ से उठ करके डॉक्यूमेंट तैयार करना, फिर जा कर के किसी रीडर को दे देना उस रेवेन्यू अथॉरिटी के, वहाँ पे उसके रजिस्ट्रेशन जो है उसके लिए उनको रिक्वेस्ट करना। इसी प्रोसेस में वकला साहिबान अपना जो फौजदारी काम है इनका, वो सिविल कोर्ट, ये क्रिमिनल कोर्ट्स और सिविल कोर्ट्स में रह गया, वो आकर के प्रॉपर्ली अटेंड नहीं करते। जहाँ सवाल ये उठता है कि जब ये सारा डेवलपमेंट हुई, ये दे दिया गया रजिस्ट्रार को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, तब आपके लोग कहाँ थे? उन्होंने आवाज़ क्यों नहीं उठाई और कामयाबी क्यों नहीं मिली उनको? आपको शायद याद होगा कि उस समय भी हमारी बार ने एजिटेशन स्टार्ट की थी। हाँ। लेकिन उस एजिटेशन को उस समय के जो लोग थे, 2 साल का जो पीरियड उनको मिला था, उस 2 साल के पीरियड में वो लोग कंप्लीटली फेल हो चुके हैं। और उनकी फेलियर की वजह से आज हमको ये दिन देखना पड़ा है कि हमारा हर एक नौजवान और इवन सीनियर जो लॉयर्स हैं वो एडवर्सली इफेक्टेड हैं, जिनका काम अफेक्ट हो चुका है। भारद्वाज साहब, अगर आप कंटेस्ट तो कर ही रहे हैं, अगर आप जीत जाते हैं, प्रेसिडेंट बन जाते हैं, आपके क्या इश्यूज रहेंगे? ये तो मेन रहेगा। ये देखिए रजिस्ट्रेशन, तो आपको कामयाबी मिलेगी इसमें? देखिए ये तो आपके हाथ में नहीं है। बिल्कुल, मेंबर्स जो हैं वो इनफैक्ट चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन वर्क रहे कोर्ट प्रीमिसेस के अंदर, या तो उसके आसपास कहीं रहना चाहिए, ताकि वकीलों को आगे पीछे दौड़ना नहीं चाहिए। आप देखिए, आपका डॉक्यूमेंट बन गया, डॉक्यूमेंट लेकर के आप गोल गुजराल जा कर के उसकी रजिस्ट्रेशन की एक दरख्वास्त देंगे, और रजिस्ट्रेशन करवाने में आपको शायद पूरा दिन लग जाए। आपके पास सिविल केसेस भी हैं, आपके पास क्रिमिनल केसेस भी हैं, आप वो सिविल और क्रिमिनल केसेस अपने अटेंड नहीं कर सकते, नहीं कर पाओगे। आपके पास हाई कोर्ट में रिट लगी हुई है, आप हाई कोर्ट का काम भी नहीं कर पाओगे। तो ये जो एक इशू है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। इस पर हमको यूनाइटेडली, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी बार एक बड़ी यूनाइटेडली इश्यूज पे फाइट करती है और यूनिटी पे यकीन करती है। और साहब, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल था कि 2014 के बाद आपने क्यों रिफ्यूज़ कर दिया वापस चुनाव लड़ने के लिए? क्या कारण थे, क्या सोच थी उस वक्त? मैं आपको ये बात बताऊं कि मैंने कहा कि नए लोगों को आगे अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। हाँ। नए लोग बीच में रिपीट हुए, एक 2 बार बीच में रिपीट होते गए। तो अब जब ये बात आई तो एक डिसीजन हुआ बार में, कुछ दोस्तों ने, साथियों ने ये फैसला किया कि कोई सीनियर मोस्ट मेंबर जो बार का है उसको इलेक्शन कंटेस्ट करनी चाहिए, ताकि ये जो इश्यूज़ हैं इनको हम यूनाइटेडली, जो फेलियर है लोगों का, उस फेलियर से बाहर निकलें और फिर से कोशिश करें कि हम सक्सेसफुली ये रजिस्ट्रेशन वर्क कोर्ट प्रीमिसेस के अंदर या कोर्ट प्रीमिसेस के बिल्कुल साथ लाएं। ये यूनाइटेडली पूरी बार ने डिसीजन लिया और फिर मुझे रिक्वेस्ट किया। मैं लास्ट तक, आपने शायद देखा होगा कि मैंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स बिल्कुल लास्ट डे को भरे हैं। इसलिए लास्ट डे को भरे हैं कि मैं सब मेंबर से, पहले मैंने सीनियर से, फिर मैंने जूनियर से, फिर मैंने अपनी लेडी जो हमारी बार मेंबर्स हैं, लोग चाहते थे, इसलिए आपने हाँ, उन्होंने कहा कि हमें सीनियर आदमी बार में चाहिए, ताकि जो हमें नुकसान हुआ है पुराना, उसकी रिपेयर जो है वो की जा सके। आपको लगता है कि अगर आप उस वक्त प्रेसिडेंट रहे होते, आप होते, जब ये डिसीज़न आया कि ये रजिस्ट्रार को ये पावर्स दे दी जाएँ, तो कुछ उसमें कुछ आज तब्दीली होती? आपको मैं एक बात बताऊं कि हमारी बार जो है ये इतनी मेहनत के साथ इश्यूज़ रेज़ करती है, यूनाइटेडली इश्यूज़ रेज़ करती है, और हमारा फेलियर कभी नहीं होता है।
आप तो ये मैंने failure क्यों हुआ? आपको ये फेलियर जो है ये कहीं पे लैप्सेस रह गए, लीडरशिप लैप्सेस रह गए। उसी चीज़ को लेकर के लोग ये चाहते थे कि मेरे से भी कोई सीनियर हो, मेरे से भी बड़ा हो, सीनियर हो, एक्सपीरियंस्ड हो, वो आदमी बार का प्रेसिडेंट बने। जब मेरे से कोई सीनियर सामने नहीं आया तो फिर मैंने नॉमिनेशन पेपर लास्ट में भरे उन सीनियर्स की कहने पे कि आप जा कर के अपना फॉर्म भर दीजिए, हम सभी लोग आपको सपोर्ट करेंगे ताकि आने वाले टाइम में जो नुकसान हुआ है हमारी इंस्टीट्यूशन को, वो नुकसान जो है उसकी भरपाई जो है वो हो पाए। बिल्कुल भारद्वाज साहब, ये बात आपकी समझ आती है कि 2014 के बाद आपने कहा कि नए चेहरे आने चाहिए, लेकिन अब ज़रूरत है, अब बार को ज़रूरत है। अब सवाल ये उठता है कि कल रात को मैंने आपको देखा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाद लेट नाइट आप वहाँ थे, सीनियर एडवोकेट सुरेंद्र कौर पर जानलेवा हमला होता है। जब एक वकील कोर्ट के अंदर अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहा होता है, अपना काम कर रहा होता है, वो जानता भी नहीं है कि क्लाइंट कौन है, मैं किसके खिलाफ लड़ रहा हूँ, वो सिर्फ अपना काम कर रहा होता है। आपको लगता है कि जो कल रात को जानलेवा हमला हुआ, इसके पीछे क्या था? यही कोई पुराना कोई ज़िद थी, या फिर वकील के लिए तो काम करना ही मुश्किल हो जाएगा फिर? बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। हमारे प्रोफेशन में हर किस्म के लोग इंसाफ सीख करने के लिए वकला साहिबान के पास आते हैं। वकला साहिबान जो वकील जो हैं, ये जब भी कोई लिटिगेंट आएगा उनको कोई पता नहीं होता ये किस किस्म का आदमी है। वो लिटिगेंट के साथ डिस्कस करने के बाद अपना मुकदमा दायर कर देते हैं। जब मुकदमा कोर्ट में दायर हो गया, अपोजिट पार्टी को नोटिस जाएगा। अपोजिट पार्टी जब देखती है जी फलां साइड से फलां वकील आया है, आज जो क्रिमिनलाइजेशन है वो हमारी सोसाइटी के हर एक इंस्टीट्यूशन के अंदर एंटर कर गई है। ये जो क्रिमिनल्स हैं ये महसूस करते हैं कि शायद हम वकील पे दबाव डालें। आप देखिए झारखंड में एक जज साहब पे मॉर्निंग आपने देखा होगा, वॉक करने जा रहे थे, एक गाड़ी जो है वो जज साहब पे चढ़ा दी ड्राइवर ने। वो भी हायर्ड आदमी होगा जिसका कोई मुकदमा चल रहा होगा ताकि जज साहब ही चले जाएं, क्योंकि एक आदमी जिसने मुकदमा सुन लिया होगा, उसने कोई ओपिनियन बनाया होगा, हो सकता है कोई फैसला देना हो, किसी को वो फैसला रास ना आ रहा हो, तो कहा जज को ही ख़त्म कर दो। इसी ढंग से अच्छे वकील जो हैं, जब मैं कहता हूँ सभी वकील जो हैं, जब एक काम को अपनी एक पूरी प्रोफेशनल एबिलिटी, प्रोफेशनल कैपेसिटी और हार्ड वर्क के साथ केस कर रहा होता है, अपोजिट साइड को कई बार क्लाइंट को लगता है ये वो वकील बहुत मेहनत कर रहा है और शायद ये मेरे साथ कोई पर्सनल रंजिश रखता है। ऐसा इनफैक्ट नहीं होता। तो यही वो अपनी मैडम के साथ भी ये चीज़ पॉसिबिलिटी है। मैंने रात को भी बोला था, इस टाइप का असॉल्ट जो है ये हाईली कंडेमनेबल है और इसको हम कंडेम करते हैं। ऐसे आपकी बिरादरी ने क्या स्टैंड लिया, क्या हो? मैंने कल भी रिक्वेस्ट की थी सभी मेंबर्स जो हमारे प्रोफेशन के हैं, सभी सिविल सोसाइटी के लोगों को मैंने कहा था कि आप सभी लोग डिमॉन्स्ट्रेट करो आज सुबह 10 बजे। तो वो आज डिमॉन्स्ट्रेशन आपने देखी होगी, हमारे कोर्ट प्रीमिसेस में भी हुई, बाकी जो हमारी बाकी बार्स हैं, मफसल बार्स, वहाँ भी ये डिमॉन्स्ट्रेशंस हुई। सिविल सोसाइटी ने भी इशू रेज किया और पुलिस ने आज सिट बनाई है, आपने देखा सिट बनाई है। और मैं ये समझता हूँ कि पुलिस एक आधे दिन में उन लोगों को जिन्होंने मैडम पे अटैक किया है उनको अरेस्ट कर लेगी और अरेस्ट हो जाएंगे। जो एक लीगल सिस्टम है, उस लीगल सिस्टम के बीच हम पूरी एफर्ट करेंगे कि जिस आदमी ने मैडम पे अटैक किया है या जो अटैक करवाने वाला है वो पकड़ा जाए और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और हम अदालत में उस आदमी को इंश्योर करेंगे कि उसको पनिशमेंट मिले। शुक्रिया साहब हमसे बात करने के लिए थे। ये सीनियर एडवोकेट मोहिंदर कुमार भारद्वाज साहब थे। 4 लोग कंटेस्ट कर रहे हैं J&K बार एसोसिएशन प्रेसिडेंटशिप के लिए। 1 साल का टेन्योर रहता है। उम्मीद करते हैं कि जो डिज़र्विंग कैंडिडेट होगा वही सामने आए। ये बार के लोग ही फैसला करेंगे, वकील साहिबान भी फैसला करेंगे कि कौन उनके लिए अच्छा है, कौन उनके लिए ज़्यादा बेहतर काम करेगा। हमने एक कंटेस्टेंट से आपसे मिलाया हो और इनके बारे में बता दूं, रात को जब सीनियर एडवोकेट सुरेंद्र कौर पर हमला होता है तो ये इकलौते ऐसे वकील थे जो GMC के बाहर ही खड़े थे। तो जाहिर सी बात है मंशा साहब थी, एक हमदर्दी का पहलू भी था और दूसरा एक मॉरल सपोर्ट भी था। मुझे लगता है कि इस तरह की मानसिकता के लोगों के साथ लोगों को खड़ा होना चाहिए, बाकी वो लोग फैसला करेंगे।
कैसी रही हमारी बातचीत भारद्वाज साहब से, ये आप फैसला कीजिए। हमने कोशिश की आप तक ये विचारधारा पहुंचाने की। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।